Hi everyone, welcome back to my channel once again. I hope all of you are doing so great. So, today we are going to discuss the topic cell division. Okay, now this topic cell division is further have the subtopics like interphase and the M phase. M phase contains the mitosis and the meiosis. Okay, so today we are going to cover the topic, the subtopic interphase. All of you can take out your notebook so that you can note down the important points. So let's start today's class. Now, what do you understand by this term cell division? And why does the cell is dividing itself? Cell divide होता ही क्यों है? क्यों होता है cell division? And हमें इतने सारे cells की जरूरत ही क्यों है? Right? So because we are multicellular organisms, there are so many cells, like there are almost 3 trillion cells are there approximately in human body. Okay, and we are multicellular organisms. सारे multicellular organism के different numbers of cells होते हैं. और ये सेल डिवाइड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे. ठीक है, तो बेसिकली वी नो दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ structural and functional unit of life, right? Now all of these cells are performing the functions, but sometimes what happens, there is any damage in the cells are happening, like कभी चोट लग गई, कभी इंजरी हो गया, तो कभी डैमेज हो जाता है हमारे सेल्स में, है ना? उस जगह में खून निकलता है और फिर वो डैमेज हो जाता है, बट कुछ दिनों बाद तो फिर से वहां पे नए सेल्स आ जाते हैं, है ना? तो ये कैसे नए सेल्स आते हैं? सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा चोट ही लगती रहे. अगर हमें चोट नहीं भी लग रही, तब भी नए सेल्स आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? जैसे हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है ना, हमारा बॉडी ग्रो कर रहा है, तब नए सेल्स आ रहे हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली, इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा हाइट ही इंक्रीज हो. देर आर सम बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हमारे माउथ में, ओके, जो एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, हम जब भी खाना खाते हैं उसका जो एपिथेलियल लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो निकल जाता है. ओके, सो वहां पे भी हमेशा सेल्स आते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं. ऑलराइट, सो वहां पे सेल्स डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. क्लियर? ना कुछ बॉडी सेल्स ऐसे भी है जो कि डिवाइड ही नहीं करते, एक बार डिवाइड हो गए फिर डिवाइड करेंगे ही नहीं, ऐसे भी बॉडी सेल्स होते हैं. तो हम इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे. ठीक है, सो नाउ we are multicellular organism, but there are some unicellular organisms also, like the bacteria. Now because it is unicellular, it do not have a lot of like cell organelles, and it's very like simpler body structure, you can say. So it's the cell division process is much more easier in case of a unicellular organism, right? For example, इनमें सिर्फ बाइनरी फिशन हो जाता है. ओके, बहुत इजीली. ठीक है, हाइड्रा की बात कर लो, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट फिर भी वो सिंपलर साइड में है, तो उनमें बडिंग हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है. ठीक है, बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स cellular structure because it contains the nucleus, cytoplasm, ribosomes, mitochondria and all the other cell organelles, राइट? तो इसमें इतना इजीली नहीं हो पाता, इसकी वजह से इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो होता है सेल डिवीजन का. ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर? बट इससे पहले, सेल डिवीजन से पहले, ये सेल साइकिल होता क्या है? व्हाट इज दिस सेल साइकिल? Cell cycle is nothing but the duration of the cell division process. जो एक सेल डिवीजन से स्टार्ट होके दूसरे सेल डिवीजन प्रोसेस के स्टार्ट होने तक जो प्रोसेस हो, जो साइकिल होता है ना, उसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं. ठीक है, अब ये सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको डिवाइड तो होना ही पड़ेगा, राइट? नाउ अब सेल के अंदर क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, सेल ऑर्गेनल्स है, तो ऑफ कोर्स एक सेल से जब दो सेल बनेंगे तो इन सारे चीजों को भी डुप्लीकेट होना पड़ेगा, है ना, रेप्लिकेशन होना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, सेलुलर एनलार्जमेंट अकर्स कॉन्करेंटली. सो सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, उनका भी रेप्लिकेशन होता है. ठीक है,
तो ये एक पूरा प्रोसेस है, हम इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली सेल डिवीजन में होता क्या है ना, सेल मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हम बोलते तो डिवीजन है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। एक सेल से दो बन रहे हैं, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ही होता है। तो सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, डिवाइड होके कर रहे हैं। ऑलराइट, सो नाउ सेल डिवीजन के कुछ सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं। मेनली दो फेज है, क्या है, इंटरफेज एंड द एम फेज। ओके, एंड ये जो है, ये साइकिल का जो पूरा ड्यूरेशन है, दिस कैन डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सो फॉर अ ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन साइकिल, सो इट इज फॉर 24 आवर्स। ऑल राइट, नाउ ईस्ट के लिए ये है, होता है 90 मिनट्स का, एंड जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके लिए होता है 20 मिनट्स का। ओके, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के, सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइम्स होते हैं, बट आप सिर्फ इतनों का नाम याद रखना, इतनों का टाइमिंग याद रखना। ठीक है, सो नाउ इसमें होता है इंटरफेस एंड एम फेस। सो नाउ व्हाट इज द इंटरफेस एंड एम फेस, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सो जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है, तो एग्जाम के लिए आप लोग क्या करते हो, यू आर डूइंग द प्रिपरेशन, राइट। नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, इट इज मे बी 3 आवर्स, है ना। अगर फुल एग्जाम है तो वो 3 आवर्स का होता है, यूनिट टेस्ट वगैरह है तो वो 1 आवर का हो जाता है, राइट। सो फॉर 3 आवर्स एग्जामिनेशन, how much time you need to prepare yourself, maybe 2 weeks or 3 weeks, राइट। हम कितने महीनों, कुछ कुछ बच्चे है ना बहुत महीनों से भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो बहुत महीनों से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 3-4 महीने से, ताकि हम वो 3 घंटे में अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए। करेक्ट। सो सिमिलरली सेल के लिए एग्जामिनेशन क्या है, फॉर द सेल द एग्जामिनेशन इज द एम फेस। ओके, and interface is the preparation time, prep time. All right, और ये होता है एग्जाम टाइम। तो एग्जाम तो होता है बहुत छोटा सा, 1 घंटे का एग्जाम होता है इनका। ऑल राइट, बट इनका जो प्रिपरेशन टाइम होता है, यही हो जाता है 23 आवर्स का। All right, the same cell is also preparing itself for the examination. What is the examination? The M phase. Okay, mitosis or meiosis, either mitosis or meiosis, that is going to be the examination for the cell. तो अब हमने क्या जाना, interphase is the preparation time. Okay, so let's see कि क्या क्या phases होते हैं cell cycle में, पहले तो ये देख लेते हैं। Now interphase is further divided into G1, S and the G2 phase. Okay, these are the main phase. एक और phase होता है G0 phase, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेन चीज है, जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो अपना सिलेबस डिवाइड कर लेते हो ना, कि स्टेप सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करेंगे, फिर कौन से चैप्टर्स, फिर कौन से चैप्टर्स, क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, कब क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे, है ना। तो सेम चीज सेल साइकिल में भी होता है। तो इंटरफेस जो कि प्रिपरेशन टाइम है, इसको भी कैसे डिवाइड किया हुआ है, G1 में S एंड G2। G1 means gap phase, okay? Gap 1, G represent the gap. So यहाँ पे होता है cell growth, S phase is the synthesize phase, यहाँ पे होता है DNA synthesize, G2 phase is again another gap 2 phase, यहाँ पे और growth होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल ने प्रिपेयर कर लिया खुद को किसके लिए, माइटोसिस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। फिर आता है माइटोसिस, जहाँ पे ये एग्जामिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सम सब फेसेस लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। ऑलराइट, और फिर आता है एक और फेज होता है यहीं पे बीच में कहीं पे, दैट इज द G0 फेज। इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ओके, जहाँ पे सेल का कोई फंक्शन नहीं होता, मेटाबॉलिक फंक्शन होता है बट सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम इन सबको वन बाय वन डिटेल्स में जानेंगे। तो फर्स्ट is the gap 1 phase, that is the G1 phase. So you can see over here what is happening in the gap 1 phase. Cell is growing metabolically, but and it is active, but it is not replicating its DNA. Okay, DNA का replication नहीं हो रहा है, but it is growing, ये साइज में ग्रो कर रहा है, और मेटाबॉलिकल जो फंक्शंस होते हैं सेल्स के अंदर एक नॉर्मल, वो भी हो रहा है, किसमें, गैप 1 फेज में। ठीक है, मतलब नॉर्मल काम कर रहा है सेल, बस साइज में ग्रो कर रहा है,
ठीक है, सारी चीजें ग्रो कर रही है, बट डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होता। ऑलराइट, फिर आता है हमारा एस फेज, दैट इज द सिंथेसाइज फेज। इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेसिकली इसमें जो डीएनए का अमाउंट है ना, वो डबल हो जाता है। तो अगर डीएनए का अमाउंट है 2C, तो ये कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, बट द क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो सेम ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इसी का डबल होके रेप्लिकेशन होके क्या बन गया, ये ऐसा बन गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गया। ये भी क्या है, ये क्रोमोसोम्स ही तो है ना। तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम है, बट इसका थोड़ा रेप्लिकेशन होके एक सिस्टर क्रोमैटिड इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो मेनली हमारे सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, राइट, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो सेम ही रहता है, ऐसा नहीं होता कि ये 46 का 92 हो जाए, वो नहीं होता। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन द सेम एज इन G1, only DNA is getting doubled up. So now DNA replication begins in the nucleus. Centrioles जो होते हैं वो duplicate हो जाते हैं, centrioles mainly found in the animal cells, you know. So ये duplicate हो जाएंगे cytoplasm में, ठीक है, क्योंकि centrioles का एक important function होता है cell division process में, ठीक है. So here you can see that the centrioles, okay, the centrosome, ओके, जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, ऑफ कोर्स सेंट्रोसोम्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। ओके, इनका क्या फंक्शन होता है, दे आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल fibers during the M phase. I hope it is clear. All right, now moving on to the next phase, that is the gap to phase, G2 phase. Now यहाँ पे क्या हो रहा है, again the cell is growing, okay, DNA का replication हो गया, now again the cell is growing. So now यहाँ पे कुछ proteins का भी synthesize होता है, the proteins which are necessary for the M phase, ठीक है. For example, एक protein का नाम है cohesin, okay, you can note it down. So cohesin is the protein, and इसके अलावा और भी proteins है जिसका synthesize होता है which are required for the examination, that is M phase, ठीक है. तो यहाँ पे basically preparation हो रहा है complete, cell grow हो गया, protein बन गया, तो exam का preparation हो गया complete, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे एक और phase आता है which is called as the G0 phase. अभी ये काफी इंटरेस्टिंग फेज है. नाउ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी तो कर ली बट एग्जाम देने नहीं गए, ठीक है. कुछ होते हैं ना ऐसे बच्चे, तैयारी तो कर ली बट तबीयत खराब हो गई, एग्जाम देने नहीं गए, या फिर उनके कुछ और एम्बिशंस रहे होंगे इसलिए एग्जाम वो मिस कर दिया, राइट. तो ऐसे कुछ सेल्स भी वैसे होते हैं जो एग्जाम तो नहीं देते, ठीक है. तो ये एंटर कर जाते हैं किसमें, G0 फेज में. तो बेसिकली दीज आर दोज सेल्स विच डू नॉट अंडरगो द सेल डिवीजन प्रोसेस. तो अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, ठीक है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका अलग ही एम्बिशन है, वो एग्जाम देंगे ही नहीं, वो कुछ अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है, उनको नहीं देना एग्जाम, ठीक है, वो कभी एग्जाम नहीं देंगे. तो वो किस में एंटर कर जाएंगे, सेनेसेंट स्टेज में, ओके. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा अभी उन्होंने सोचा कि नहीं देंगे, बट 2 4 साल बाद उनको फिर लगेगा कि नहीं चलो दे ही देते हैं, है ना, दे ही देते हैं, क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं मिल रहा. तो इनको हम बोलेंगे क्वेसेंट स्टेज. ऑलराइट, तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सो क्वेसेंट स्टेज में सेल्स एंटर करते हैं जैसे कि हार्ट सेल्स है, ऑलराइट. सो ये रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं. नाउ रेस्टिंग फेज में जब गए तो क्या होगा, अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, वेदर दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब वो अपना सारा काम तो कर रहे हैं, है ना, डे टू डे लाइफ का जितना भी सेल्स का एक काम होता है, हार्ट सेल का जो भी काम होगा वो तो वो करेगा, हार्ट सेल है, मसल सेल्स भी आते हैं इनमें, ठीक है, वो तो वो करेगा, बट वो एम फेज में डिवाइड नहीं करेगा, वो और मतलब सेल डिवीजन प्रोसेस नहीं होगा. इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट ओनली प्रोलिफरेट व्हेन नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है. जब रिक्वायरमेंट होगी तभी वो सेल डिवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मसल सेल्स है, अब अगर आप बॉडी बनाना चाहोगे, जिम में जाओगे, तो मसल सेल्स ग्रो करेंगे, है ना, वरना क्यों करेंगे, वो नहीं करेंगे वो ग्रो,
राइट? तो वो एंटर कर जाएंगे किसमें? क्वेसेंट स्टेज में। क्लियर है? हार्ट सेल्स में भी अगर कोई इंजरी होता है, डैमेज होता है, तब फिर से वो ग्रो करेगा, अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा। ठीक है? अब सेनेसेंट स्टेज में क्या होता है? जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल एंटर्स द सेनेसेंट स्टेज, मतलब वो फिर से ग्रो कभी करता ही नहीं है, उसने अपना अलग ही चूज कर लिया कि एग्जाम नहीं देना है, बिजनेस करना है। तो बेसिकली मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है, सेल्स बिजनेस तो नहीं करेंगे। तो बेसिकली नर्व सेल्स जो है, दे एंटर द सेनेसेंट, सो दे आर रेस्टिंग इन द रेस्टिंग स्टेज फॉर एवर। ओके, वो मेटाबॉलिकली फंक्शन तो कर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, बट फिर से ग्रो नहीं करेंगे। ऑलराइट? ओके, so let's watch a small video for a better explanation. Cell cycle has two major phases. Do you remember the names of the two phases? That's right, interphase and M phase. We have seen that the interphase lasts longer in duration compared to the M phase. The major reason being that the interphase deals with preparation for the actual division, which occurs in the M phase. Now, in this video, let's have a look at both these phases in detail. Since these phases are quite complex, we divide them in substages to understand them better. Let's begin with the interphase first. Here is an image that depicts the complete interphase in general. As we can see, the phase has 3 stages. Let's begin each stage step by step. The first stage of the interphase is the first gap phase, abbreviated as G1 phase. This is the first phase occurring in interphase, hence the name first gap phase. It corresponds to the interval between the M phase of the previous cycle and the S phase of the current cycle. Since this is the first stage of the interphase, that is, the first stage of the preparatory phase, and the phase which precedes synthesis of DNA, what do you think will be the activities of the cell? Just think about it. Well, as the cell is metabolically active, it grows in size in the G1 phase. All the organelles duplicate in this phase, and the building blocks which will be required in later stages are made by the cell. It is important to note that the G1 phase does not involve DNA replication. Now let's move to the second stage of interphase, which is the synthesis phase, abbreviated as S phase. As the name suggests, there will be synthesis of something. And what will that something be? The most crucial part of each cell, that's the nucleus, along with the genetic material within, will get synthesized, that is, duplicated. So the S phase takes up the charge of the DNA replication. Now, along with the nucleus, there is one more important organelle that gets duplicated in the S phase. Do we know this bundle of threads present in the cell? That is called the centrosome. This bunch contains smaller organelles called the centrioles placed within, usually at right angles. They are made up of microtubules which help in releasing the threads required for separating sister chromatids later. We will have a detailed look at this process in our upcoming videos. For now, all we need to know is that these threads are important for the cell division. And for this reason, duplication of the bundle containing these threads is also important. This happens in the S phase. So the S phase takes up the responsibility of duplicating the contents inside the nucleus and the centrosome present in the cytoplasm simultaneously. What next then? The next step in the process of the interphase is the second gap phase, abbreviated as G2 phase. This phase allows the cell to grow more. Along with the enlargement in the cell size, the cell also makes more proteins and organelles. The most important function of this phase is that it prepares the cell for mitosis. This phase helps the cell to prepare for the actual cell division in the M phase. So now, are we set to study the next phase? That is the M phase? No, not yet. We are yet to study one more intermediate phase. A stage which can be entered post the M phase of one cycle and before the G1 phase of the next cycle. There is a phase called the G0 phase in between. So why didn't we talk about this phase in the beginning before the G1 phase? Well, the cells may or may not opt to enter this phase. The cells may enter the G0 phase or may directly enter the G1 phase after the cell division. And what factor decides this? Well, there are several intrinsic and extrinsic factors like resource availability or nutritional deprivation which can force the cell to enter this G0 phase. But what exactly happens in this phase? This phase was classically thought to be only a resting phase, as the cell is metabolically active but does not show tendency to divide further. However, recent studies suggest different names for this phase. If the cells enter the G0 phase such that
they returned to G1 phase after some time, then it's called the quiescent stage. That means the cells will be metabolically active but only arrest its further division. However, they can re-enter the G1 phase as and when possible. So this kind of phase where the G0 phase can be reversed to enter G1 will be the quiescent stage. But if the cells enter the G0 phase irreversibly, then they're said to enter the senescent phase. That means the cells will only be metabolically active but never show the tendency to divide further. Hence, this phase is called senescent phase, the one from where there is no return towards further division. So depending upon the extrinsic and the intrinsic factors, the cells enter the G0 phase, which is a metabolically active phase. The only difference is that the cells do not divide further either for some amount of time or permanently. So G0 phase is the phase where the cell division halts, keeping the cell highly active otherwise. Now that we've had a look at all the important phases in the interphase, let's have a look at the next important part of the cell cycle, that is the M phase. This could be mitosis or meiosis, depending upon the type of cells. All right. So I hope you have understood the things. Okay, so let's have a quick summary what we have discussed today in this class. So हमने क्या पढ़ा? हमने जाना स्पेशली इंटरफेस के बारे में, है ना? तो इंटरफेस में आता है सबसे पहले तो G1, ऑलराइट, फिर S and G2. यहाँ पे कहीं पे आता है G0 फॉर some cells, okay, not for all the cells, okay, G0 स्टेज आता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो माइटोसिस है उसका ड्यूरेशन क्या है, 1 आवर, बस छोटू सा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, ठीक है. बट G1 फेज 6 to 12 आवर्स ले लेता है, S फेज 6 to 8 आवर्स एंड G2 फेज 3 to 4 आवर. ओके, तो ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है. G1 फेज में क्या हो रहा है, सेल इज ग्रोइंग, एक्यूमुलेटिंग एसेंशियल प्रोटीन्स एंड डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, सो सेल ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है. एस फेज में हो रहा है सिंथेसाइजिंग ऑफ द डीएनए. ओके, तो डीएनए इज गेटिंग डबल्ड इन अमाउंट, ऑलराइट. तो जो होमोलोगस क्रोमैटिड्स है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो पेयर अप हो जाते हैं क्रोमोसोम्स एंड फॉर्म द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं. And G2 phase में again cell is growing, it is metabolically active and जो essential proteins है वो synthesize कर रहा है, ठीक है. जो G0 स्टेज होता है वो क्या होता है, G0 स्टेज में जो सेल्स है दैट इज द रेस्टिंग फेज. जो कुछ सेल्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं G0 स्टेज में, फॉर एग्जांपल हार्ट सेल, मसल सेल्स एंड द नर्व सेल्स, दे एंटर द G0 स्टेज. नर्व सेल्स एंटर द G0 stage forever. Okay, so that is called as the senescent stage. Whereas for the heart cell and muscle cells, they can re-enter the interphase and the M phase also. So that is called as the quiescent stage. Okay, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ही स्लीपिंग मोड में है, रेस्टिंग फेज में है, ठीक है. अब नर्व सेल क्योंकि वो फॉरएवर के लिए ही सो जाता है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर कभी नर्व डैमेज हो गया ना हमारा, तो वो रिग्रो नहीं कर पाता. ओके, तो उस केस में पैरालिसिस हो जाता है. Alright, I hope that is clear to you. Alright, so that is about the interface. Thank you for watching this video. In the next class, we will be talking about the mitosis, M phase. So take care. Have a nice day, all of you. Bye bye.